की बैठक में लिया भाग, दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं का किया मंथन। सरकार का फोकस राज्य में दिव्यांगों को बेहतर सुविधाएं और अधिकार सुनिश्चित करना। देहरादून की सड़कों पर दौड़ेगी हाईटेक सफाई, सीएम धामी ने वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन को दिखाई हरी झंडी, लॉन्च की स्मार्ट सफाई मशीन। सीएम धामी ने शारदीय नवरात्रि के पंचमी पर एक्स पर पोस्ट कर मां स्कंद माता को किया नमन। कहा, मां स्कंद माता ज्ञान विवेक और मोक्ष की अधिशास्त्री, भक्तों के जीवन में सफलता सुख समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना। देवताल में होगा माड़ा मास एमटीबी चैलेंज 2025 का धमाकेदार आयोजन। 18,000 फीट की ऊंचाई पर एडवेंचर का महाकुंभ। उत्तराखंड के लिए भूकंप से लड़ने की नई रणनीति तैयार, संवेदनशील जोन 5 को लेकर सरकार सख्त, हर साल मनाया जाएगा भूकंप जागरूकता दिवस, होगी मॉक ड्रिल अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून के पटेल नगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। उन्होंने व्यापारियों और आम नागरिकों से घटी हुई जीएसटी दरों पर फीडबैक लिया और कहा कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने व्यापारियों से ग्राहकों को घटी दरों की जानकारी देने का आग्रह किया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान भी किया गया। लोगों ने नवरात्रि पर इस नई शुरुआत का स्वागत किया और वही कहा कि ये पहल दीपावली तक बाजार में उत्साह लाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि के पंचम दिवस पर एक्स पर पोस्ट कर देवी मां स्कंद माता को कोटि नमन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मां स्कंद माता ज्ञान विवेक और मोक्ष की अधिशास्त्री हैं। उन्होंने भक्तों के लिए प्रार्थना की और मां उनके जीवन में सफलता सुख समृद्धि और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करें। तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन हुआ। तो वही दिव्यांग कल्याण से जुड़े मौजूदा योजनाओं और नीतियों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री के निर्देशन पर हुई। वहीं आपको बता दें कि धामी सरकार का फोकस राज्य में दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं और अधिकार सुनिश्चित करना है, जिससे दिव्यांगों को सरकार से मिल रही समस्याओं से वंचित ना हो। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर में गेट से नगर निगम देहरादून के तहत संचालित वैक्यूम आधारित रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से देहरादून को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस नई मशीन की मदद से एक बार में 40 किलोमीटर की सफाई संभव होगी, जिससे जनशक्ति और समय की बचत भी होगी। ये कदम शहर को पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बनाने में सहायक होगा। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने आंदोलन के नेतृत्व और वास्तविकता उद्देश्य को समझें। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर सौरभ खत्रियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा
और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो वहीं हरिद्वार के एक निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के तहत विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि तथा राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग, खाद्य विकास और रोजगार को बढ़ावा देना था। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन को संरक्षित और बेहतर बनाने के लिए मानकों का होना आवश्यक है। विश्व मानव दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश से इस कार्यक्रम का मानक महोत्सव के रूप में आयोजन किया है और उसी कार्यक्रम में हमारे उद्योगपति और हम भी यहाँ उपस्थित। जैसे जीएसटी लागू की गई है, ये जागरूकता नहीं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद देती हूँ। अपने जिस तरह से इस दशक में उन्होंने अपने देश के हितों की चिंता की है, विकास की तरफ ये देश बढ़ाया है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्था है जो प्रोडक्ट के मानकीकरण में और उनके स्टैंडर्ड सेट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले कुछ वर्षों में एक सर्टिफाइड एजेंसीज के साथ साथ अपने रोल में एक बड़ा परिवर्तन ये किया है कि वो अब इस समय एक अवेयरनेस कैंपेन को लेके चल रहे हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करना, समाज के हर हिस्से को जागरूक करना, चाहे उसमें वो कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, आपने ये नारा तो सुना ही होगा कि बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। ये जो टैगलाइन है, ये विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 प्रमुख संस्थान हैं विश्व स्तर पर, ISO, IEC और ITO, इन्होंने साझा ये वक्तव्य दिया है कि इस बार का जो मानक महोत्सव, ये जो मानक दिवस है, इसको आप इस थीम पर मनाएं। भारतवर्ष में जैसा आप जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जितने भी हितधारक हैं उनको सम्मिलित करते हुए इस महोत्सव को मनाएं और ये एक संदेश जनमानस तक पहुंचाएं कि मानकों का विकल्प कोई नहीं है और क्वालिटी से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं, मानक दिवस एक कार्यक्रमों की श्रृंखला करता है अपना भारतीय मानक ब्यूरो। मानक दिवस पर जो SDG गोल 70 है, जिसमें सबकी साझेदारी है, विकास के सतत आयाम है, विकास के सतत लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या क्या दायित्व होगा, क्या क्या कर्तव्य होगा, कैसे सब मिलकर उसको प्राप्त करेंगे, उस पर चिंतन मंथन ये कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। और मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार ये सचेत रहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति।
तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं शमन को लेकर एक अहम बैठक की। इसमें आईआईटी रुड़की, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान और सीबीआरआई के वैज्ञानिक शामिल हुए। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य का बड़ा हिस्सा भूकंप संवेदी जोन 5 में आता है, इसलिए भूकंप से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में भूकंप जागरूकता दिवस नियमित रूप से मनाया जाए और मॉक ड्रिल आयोजित भी की जाए। उन्होंने यूएसडीएमए को वैज्ञानिक संस्थानों के साथ एमओयू कर उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। वाडिया संस्थान ग्लेशियर लेक पर और आईआईटी रुड़की भूकंप जोखिम पर काम करेगा। तो वहीं बद्रीनाथ से माणा पास तक एडवेंचर और रोमांचक का अनुभव इस बार और भी खास होने जा रहा है। स्की माउंटेनिंग एसोसिएशन के तहत आयोजित माणा पास एमटीबी चैलेंज 2025 का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस साल ये चुनौती 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल में आयोजित की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, जहां वाइब्रेंट टूरिज्म का उत्सव भी मनाया जाएगा। एमटीबी चैलेंज में एडवेंचर प्रेमियों और साइकिलिंग उत्साही प्रतिभागियों को पहाड़ी रास्तों पर चुनौतीपूर्ण राइडिंग का अनुभव मिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और दुर्गम पहाड़ी मार्गों को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार रोपवे परियोजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे में 4,081 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्री अब सिर्फ 36 मिनट में केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे। वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किमी लंबा रोपवे तो वहीं 2,730 करोड़ रुपए से तैयार होगा। वहीं जोशीमठ औली रोपवे में डीपीआर तैयार हो चुकी है, लेकिन भूधसाव के चलते परियोजना पर फिलहाल रोक है। वहीं पर्यटन विभाग ने पुनः शुरू करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके बनने से औली में विंटर स्पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय स्नो इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। यमुनोत्री रोपवे में देरी के कारण आपको बताते चले बदलाव का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे जल्द एनएचएलएम की सलाह के बाद अंतिम रूप मिलेगा। अभी देखिए, जो ब्रेडकुल ने इंस्पेक्शन किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें इसको रोकना ठीक है। तो अभी हमारी कार्रवाई भी चली रही है इसमें। तो फिलहाल तो इसको अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पे टूरिज्म आपको गति पकड़े और साथ ही साथ जो आपका विंटर में टूरिस्टों का आवागमन हमारा ज़्यादा बढ़े, इस रोपेज में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म कैसे प्रमोट हो, तो उसके लिए भी हम लोग अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक हमारी टीम संयुक्त रूप से, चाहे गढ़वाल मंडल हो, टूरिज्म और आईटीबीपी के साथ मिलके और साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलके हम लोग औली में विंटर गेम्स वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे जो रखे हुए हैं वहाँ पे, जो स्नो बनाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, अगर उसको खराब पड़े हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमारी टीम इसमें जाए। तो वहीं आपको बताते चले 36 मिनट में केदारनाथ यात्रा ये रोपवे के चलते आसान होगी, जहां हेमकुंड रोपवे से यात्रा अब सरल, जिसके चलते आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 36 मिनट में केदारनाथ तक यात्रा, जिससे समय की काफ़ी बचत भी होगी। वहीं हेमकुंड रोपवे से यात्रा सरल, जिसके चलते उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, समय की बचत भी होगी। तो वहीं आपको बताते चले 36 मिनट से केदारनाथ यात्रा कर सकेंगे यात्री। हेमकुंड रोपवे से यात्रा अब सरल होती नजर आ रही है, जिससे रोपवे को लेकर सभी तैयारियां और परीक्षण कर लिए गए हैं। तो आपको बताते चले हेमकुंड रोपवे से यात्रा सरल।
अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरिद्वार में 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की भव्य तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। इसी सिलसिले में सीसीआर भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक और कुंभ के नोडल अधिकारी नीलेश आनंद भरने ने की। तो वहीं खबर अल्मोड़ा से है, जहां शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार कल कुल 11 पदों पर 15 प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर चुनावी माहौल गरमा दिया है। तो वहीं अध्यक्ष पद पर सीधी टक्कर दीपक लोहनी और लोकेश सुयाल के बीच होगी। बाकी पदों पर भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे प्रतिस्पर्धा रोचक हो गई है। जो छात्र संघ के जो आगामी चुनाव है, इसके लिए पुलिस पूरी तरह चुस्त दुरुस्त यहाँ पर लगी हुई है और आज नामांकन है, कल जनरल गैदरिंग और परसों चुनाव का दिन है। इन सब के लिए हमने पुलिस की पूरी व्यवस्था करी हुई है और आज अभी जो नामांकन होंगे इसमें ये लोग जुलूस के रूप में आएंगे, तो जितने भी जुलूस हैं इनके साथ भी हमारी पूरी पुलिस लगी हुई है और जितने भी चुनाव हमारे इसको हम शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। आज नामांकन हो रहा है। प्रत्येक पद पर प्रत्याशी अपना आवेदन कर रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, सांस्कृतिक सचिव, और उम्मीद है कि इनके नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत वस्तु। तो वहीं रुद्रप्रयाग में हाल ही में आयोजित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया भी दी है। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका पेपर सुचारू रूप से संपन्न हुआ है और उनका पेपर अच्छा भी गया है। उन्होंने परीक्षा की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान कुछ लोगों ने छात्रों का वीडियो बनाकर उनसे ये कहलवाया कि पेपर सही गया है। इस घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच की मांग भी की जा रही है। जो सभी बच्चे जो तैयारी की फील्ड में हैं, जो दिन रात मेहनत करके पेपर देते हैं और फिर ऐसा हो जाता है बीच में कि पेपर लीक होने की वो होती है, तो उससे बच्चों के भविष्य में मतलब रुकावट आती है और फिर घर वाले भी कहाँ इतने साल तक बच्चों के पीछे लगे रहेंगे।
तो वहीं नगर पंचायत इमली खेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत के प्रथम अध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया कि स्वच्छता को लेकर पूरी नगर पंचायत में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के एक पदाधिकारी ने यूकेएसएससी घोटाले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड का जन्म ही आंदोलन से हुआ है और आंदोलन करना हमारे खून में है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज उठाना स्वाभाविक है, लेकिन समाधान भी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया से ही निकलेगा। कहूँगी कि आंदोलन होना बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसका जन्म ही आंदोलन से हुआ है, तो आंदोलन करना यहाँ के लोगों की आदत में है, यहाँ के हमारे अपने ब्लड में है, ये अंदर है ये। तो आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना, उस आंदोलन को भ्रमित करना, युवाओं को भ्रमित करना और उनको एक दूसरा एक फ्रॉड केजरीवाल तरीके की एटमॉस्फेयर को पैदा करना, मैं कहूँगी जिस प्रकार से वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से हुआ, तो इस तरीके का माहौल तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। यहाँ के युवा बहुत समझदार हैं और मुझे लगता है। तो वहीं बड़ी खबर रुड़की से, जहां मंगलौर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बड़े गैस चोरी के रैकेट को पकड़ा। तो वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़े कड़े कदम उठाते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। हरिद्वार के सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यूकेएसएससी मामले में जिस भी सेंटर में ये घटना हुई थी, उस सेंटर में जो भी निरीक्षक जो काम उस पर लगे थे स्ट्रक्चरिंग चेकिंग में, और एक कांस्टेबल उनको निलंबित किया गया है। और इसमें CEO और तो वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण के बाद चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच देहरादून के जिला अधिकारी सबीन बंसल धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से संवाद किया। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स। तो वहीं खबर यमुना घाटी से, जहां प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति को लेकर युवाओं का गुस्सा चरम पर है। यूकेएसएससी भर्ती में पेपर लीक खिलाफ यमुना घाटी में लगातार युवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। जो रोजगार पे डाका डालने का जो उत्तराखंड में काम चल रहा है और नकल रोधी कानून बनने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। हम चाहते हैं कि जब तक आमी सरकार और मोदी सरकार उत्तराखंड के भर्ती घोटालों और इस पेपर लीक की CBI जांच नहीं करवाती है, तब तक उत्तराखंड का युवा चैन से नहीं बैठेगा। सबसे पहले यूकेएसएससी के सचिव मारतोलिया जी को अपने पद से इस्तीफा लीजिए और CBI जांच को लेकर के हमारे तमाम जो बेरोजगार साथी देहरादून में परेड ग्राउंड में पिछले 4-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को शीघ्र सुना जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।